हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएस क्रिएटर में। तो हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति पढ़ ली थी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति से लेके और हिंदी भाषा तक पढ़ लिया था, है ना। भाषा तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले अपने वर्ण की ही बात कर लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, है ना। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। पहले वर्ण किसे कहते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा में इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो वर्ण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे क, च, ट, त, प, ये सभी है वो वर्ण है। प और लिख देता हूँ। देखिए उसके बाद अपन बात करते हैं ध्वनि की, है ना। ध्वनि आती है उसके बाद, तो ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो ये क्या आती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई थी, तो ये क्या हो जाएगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हो जाएगी। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी है वो मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। और अब हम बात करें कि इस जो ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या होता है। ध्वनि और वर्ण में अंतर, तो देखिए ध्वनि व वर्ण में अंतर की बात करें तो इसमें देखिए एक साइड ध्वनि ले लेते हैं, है ना। एक साइड ध्वनि ले लेते हैं, एक साइड ले लेते हैं वर्ण है। तो एक नाम ले लेते हैं, जैसे अपने नाम ले लिया पवन, है ना। नाम ले लिया पवन, तो इसमें ध्वनि कितनी है? तो मुख से देखिए, बोलिए प व न, कितनी ध्वनियाँ निकली? 3 निकली ना। तो ध्वनि कितनी है इसमें? 3। और अभी देखिए वर्ण गिनती है इसमें, तो वर्ण लिखिए प में क्या होता है? ए, उसके बाद व लिख दीजिए, और व आधा कर दिया, इसमें स्वर निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? न। अब ये आप बोलोगे कि न एक ही लिखा है, तो दोस्तों न एक ही लिखा जाएगा, साथ में ए नहीं आएगा। अंत में किसी अक्षर के वो ए नहीं आता, ये है वो हिंदी का रूल है। तो ध्यान रख लेना कि इसमें कितने जो वर्ण है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो कितने वर्ण है? 5। यह वर्ण व ध्वनि में अंतर होता है। तो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। एग्जाम्पल क, च, ट, त, प। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। और ध्वनि वर्ण में अंतर आपको बता दिया। जैसे पवन नाम लिया, तो पवन में कितनी ध्वनि है? 3 ध्वनि है। और वर्ण कितने है? वर्ण है 5। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। एक आप नोट लगा के वो ये बात लिख ही लो, ठीक है। नोट लगा के ये बात लिख ही लो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आप वर्ण करोगे या ध्वनि, तो इसमें हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा इसमें? वर्ण। उसके बाद अपन बात करें, ये तो हो गई इसकी बात। और ऐसे आ जाएगी अर्थ के आधार पर। क्या? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वो हो जाएगा शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अक्षर की। क्या? अक्षर की बात करते हैं। अक्षर आता है, तो अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर देखिए दोस्तों, अक्षर को अलग अलग करते हैं। देखिए ए और क्षर, ए को अलग कर लिया और क्षर को अलग कर लिया। ए का अर्थ है यहाँ पे नकारात्मक है, तो नकारात्मक में क्या हो जाएगा? नहीं, है ना। और इसका क्या हो जाएगा? क्षर यानी नाश। कहने का अर्थ है कि जिसका नाश न हो, है ना। जिसका नाश न हो। तो देखिए इसकी एक अच्छी सी अपन परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए मुख से निकलने वाली वह ध्वनि
जिसका नाश न हो। मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसका नाश न हो क्या कहलाती है? अक्षर। और एक और अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, एक ही प्रवाह में उच्चारित, एक ही प्रवाह में उच्चारित होने वाली ध्वनि को, एक ही प्रवाह में उच्चारित होने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, जैसे उदाहरण में आपको एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ओम, क्या? ओम। एक जैसे राम, है ना, इसका नाश नहीं हो रहा है ना। देखिए, बोलिए, एक ही लय में आ रही है ये ध्वनियाँ। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपने लिख लिया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। उसके बाद अर्थ के आधार पर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और ये अक्षर की बात की, यानी मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसका नाश न हो, मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिसका नाश न हो क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। और इसकी एक परिभाषा हमने और लिखी है, वो कौन सी है? एक ही प्रभाव में उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। उसके बाद अक्षर के बाद क्या आता है दोस्तों? अक्षर के बाद आता है शब्द। देखिए, अब अपन बात करते हैं शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को है वो शब्द कहते हैं। आगे अपन बात करें, देखिए, इसके बाद आता है वर्णमाला, है ना। इसके बाद क्या आता है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, है ना। सीधा सा है कि वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना। सार्थक समूह कैसे? जैसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद बड़ी ई, और ऐसे ही चलता जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? गे, है ना। गे, या हम गे श्रेय भी बोल सकते हैं कि अंत में ये आ जाएगा। तो वर्णों का सार्थक समूह वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद अपन बात करें आगे, तो शब्द, वर्ण, उसके बाद आता है वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो आपको पता है ना। ये क्या हो गया? वर्णों का सार्थक समूह है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? शब्दों का सार्थक समूह है। तो लिख लीजिए, शब्दों का सार्थक समूह है, सार्थक समूह है वाक्य कहलाता है। देखिए, शब्दों का सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। शब्द, देखिए, वर्णों का सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वाक्य की बात करें तो शब्दों का सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या हम इसमें एक और परिभाषा चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं वह पूरे या पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। जैसे देखिए, राम बाजार जाता है ना। राम बाजार जाता है। कोई भी और एक वाक्य लीजिए, जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार से वो ये वाक्य हो गया। देखिए, शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और वर्णमाला वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये शब्द
शब्दों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और ये वाक्य वर्णों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो एक बार इसे उतार लीजिए। ये दोस्तों वर्णों का व्यवस्थित समूह है। तभी मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ हो रही है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अभी से ये हो गया, शब्दों का सार्थक समूह है वो वाक्य कहलाता है। तो आपने इनको उतार लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करेंगे वाक्यांश की। तो वाक्यांश भी सरल ही है दोस्तों। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, इसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। तो लिख लीजिए, देखिए लिख लीजिए वाक्यांश। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जैसे यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, है ना। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करने वाला, है ना। पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा है। कौन विश्वास करने वाला, है ना। देखिए ईश्वर पर विश्वास करने वाला। तो एक बार इसको भी आप लिख लीजिए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, हल या हलंत की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन हल या हलंत की बात कर लेते हैं कि ये हल या हलंत क्या होता है ना। हलंत, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कोई अपने, जैसे मैं लिख लेता हूँ ये क, है ना। इसमें क्या है? एक स्वर है। इस स्वर को अपन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है? ये क आधा बचता है ना। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए इसके नीचे ये जो लंबी तिरछी रेखा खींची जाती है इसे ही हलंत कहते हैं। तो ये अपने जो वर्ण विचार है ये तो पूरे हो गए हैं। वैसे तो पूरे नहीं हुए हैं, इसके बाद अपन स्वर पढ़ेंगे। लेकिन ये जो वाक्यांश ये काम आने वाली चीज़ है ये पूरी हो गई है। तो अब अपन बात करेंगे स्वर की कि स्वर किसे कहते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद अपन स्वर की बात करते हैं। देखिए स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, है ना। मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र ध्वनि, साथ में लिख देते हैं कि मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, है ना। मुख से निकलने वाली वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। लिख लीजिए यहाँ पे सके, स्वर कहलाती है। तो स्वर कितने होते हैं ये भी अपन बात कर लेते हैं। स्वर है वो दोस्तों 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 11 हो गए ना। और दो क्या होते हैं?
अयोग वाह है, अयोग वाह है, या हम कह सकते हैं अनुस्वर है ना। अनुस्वर कौन कौन से, एक अंग और एक ए है। और इसमें अपन को ये पूछ लें कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है ना, मात्राएं, तो मात्राओं की संख्या है वो 10 होती है, क्योंकि ए की है वो कोई मात्रा नहीं होती है। आगे अपन बात करें इन स्वरों को है वो अलग अलग भागों में बांटा गया है, उच्चारण के आधार पर भी बांटा गया है, जीवा के आधार पर भी बांटा गया है, वो अपन बात करते हैं। एक बार इसका आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, देखिए पहले की बात करें तो उच्चारण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक लघु स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर है। इनकी अपन है वो बाद में चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर है। उसके बाद अपन बात करें दूसरे की, तो इसे बांटा गया है ओष्ठाकृति के आधार पर है। ओष्ठाकृति के आधार पर है। एक वृत्ताकार स्वर है और दूसरा क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार स्वर है। अवृत्ताकार स्वर है। तीसरे की बात करें तो तीसरा बांटा गया है दोस्तों जीवा के आधार पर है। देखिए जिह्वा के आधार पर है, जिह्वा के आधार पर है। एक नंबर पर बात करें अग्र, दो नंबर पर बात करें पश्च, एक नंबर पर बात करें अग्र, दो नंबर पर बात करें पश्च, और एक रह गया मध्य, है ना, एक रह गया तीसरा मध्य। अग्र, पश्च और मध्य। चौथे पे बात करें तो चौथा बांटा गया दोस्तों इसे मुखाकृति के आधार पर है। मुखाकृति के आधार पर है। मुखाकृति के आधार पर इनकी अगर हम बात करें तो संवृत स्वर और अर्ध संवृत। देखिए संवृत स्वर है और दूसरा है अर्ध संवृत स्वर है, और तीसरा है विवृत स्वर है, और चौथा है अर्धविवृत स्वर है। और एक पांचवे की बात करें तो पांचवा बांटा गया है नासिका के आधार पर है। नासिका के आधार पर है। तो इसे दो भागों में बांटा गया, एक अनुनासिक और दूसरा निम्नुनासिक। एक अनुनासिक कह सकते हैं, दूसरा निम्नुनासिक है। अनुनासिक एक अनुनासिक और दूसरा। तो ये दोस्तों हमने वो स्वरों को बांट दिया है। आगे अपन बात करेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की, है ना। ये रह गया था नासिका के आधार पर है वो अनुनासिक और निम्नुनासिक है, इसको बांटा गया है। आगे अपन बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की। तो दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ, इनको अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों उच्चारण के आधार पर पढ़ लेते हैं ना। पहला उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर है वो इनको दो भागों में बांटा गया है, वो अपन दो भाग हैं वो कर लेते हैं ना। देखिए एक
अश्व भी बोल सकते हैं और लघु भी बोल सकते हैं, है ना, लघु। और ये हो गया दीर्घ स्वर। यहाँ पे अपन है वो लिख लेते हैं, देखिए ए आ ई बड़ी ई ऊ छोटा ऊ री ए आई ओ औ। तो अपन है वो सबसे पहले हस्व की बात करें तो हस्व 1 2 3 और 4 है वो हस्व है, ठीक है। हस्व कितने हैं? 4, ए और ई ऊ और री। और दीर्घ कितने हैं? तो दीर्घ हो गए 7, जो बच गए वो सारे क्या है? दीर्घ। देखिए आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ और औ, ये क्या हो गए? दीर्घ। अब इन जो दीर्घ स्वर है इनको 2 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए एक है दोस्तों सहजातीय, एक है सहजातीय और एक है विजातीय। तो सहजातीय कौन कौन से हैं और विजातीय कौन कौन से हैं? सहजातीय देखिए जैसे ए प्लस ए मिलकर क्या बना? आ। एक तो ये हो गया सहजातीय, और एक ई प्लस ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई, है ना। एक ये हो गया और एक ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ। तो ये 3 क्या हो गए? ये 3 हो गए सहजातीय। और ये कौन से हो गए जो बच गए? जैसे ए प्लस ई मिलकर क्या बना? ए प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बना? ए। और ए प्लस ओ मिलकर क्या बना? ओ। और बात करें ए प्लस जो बड़ा हुआ है ये हाँ बड़ा ओ मिलकर क्या बना? ये बना औ। तो ये क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए विजातीय, और इनको है वो संधि स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल अपन है वो दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा दोस्तों? दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर है, वो आगे अपने बच गए हैं, वो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।